नमस्कार बच्चों, आज 15 मार्च वर्ष 2021 है। 10th क्लास साइंस 1 के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, जिसमें 8वां चैप्टर धातु अधातु के स्वाध्याय की चर्चा हम लोग कर रहे थे। इस वीडियो में हम लोग 8वें चैप्टर का जो 9वां प्रश्न है उसकी चर्चा हम करेंगे। इसके पहले जितने भी प्रश्न हैं वो पिछले वीडियो में मैंने YouTube पर डाल दिया है, वो वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। 9वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित घटनाओं के लिए रासायनिक समीकरण लिखो। इसमें अ पूछा गया है कि एल्युमिनियम का हवा से संपर्क होने पर, तो एल्युमिनियम का हवा से संपर्क, एल्युमिनियम का फार्मूला होता है Al, और हवा में ऑक्सीजन से संपर्क होता है तो ये हो गया ऑक्सीजन। तो एल्युमिनियम और ऑक्सीजन जब मिलेंगे तो ये Al और O बनेगा। अब एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, इसलिए ऑक्सीजन के नीचे 3 लिखना है। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, इसलिए यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो Al2O3 बनेगा। अब देखिए, अब इसको बैलेंस करना है, संतुलित करना है। तो कैसे संतुलित करेंगे? सबसे पहले एल्युमिनियम को हम देखें तो एल्युमिनियम यहाँ पर 2 है, तो एल्युमिनियम को पहले ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेते हैं। चलिए, यहाँ पर ऑक्सीजन O2 है, तो O2 था, ऑक्सीजन को O2 लिखते हैं। अभी सपोज ये बैलेंस नहीं है, ये 3 को ध्यान पे मत देखिए। 3 कैसे आया, यहाँ पर 4 कैसे आया, ये 3 कैसे आया, ये 2 कैसे आया, मैं वो समझा रहा हूँ आपको। तो ऑक्सीजन देखो, यहाँ पर O2 है और यहाँ पर O3 है। 3 ऑक्सीजन है राइट साइड में, लेफ़्ट साइड में 2 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर 3 से गुणा करूँ तो ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, और यहाँ पर अगर 2 से गुणा करूँ तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा। तो इस तरह से ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा। लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस होते ही एल्युमिनियम यहाँ 4 हो जाएगा, इसलिए एल्युमिनियम को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 4 से गुणा करना पड़ेगा। इस तरह से ये एक संतुलित रासायनिक समीकरण बन जाएगा। अब पूछा गया है कि लोहे का चूरा कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर रासायनिक समीकरण लिखना है। लोहा को फेरस कहते हैं, जिसका फार्मूला होता है Fe। ये ठोस अवस्था में होता है, सॉलिड स्टेट में, इसलिए ब्रैकेट में यहाँ S लिखा है, सॉलिड। फिर कॉपर सल्फेट का सूत्र है CuSO4। ये विलयन का फॉर्म में होता है, इसलिए एक्वस लिखा है। जो भी विलयन के रूप में होगा वो एक्वस लिखा जाएगा। कॉपर सल्फेट, इसका कलर नीला होता है। यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया होगी। ये जो Fe है ये कॉपर के स्थान पे आ जाएगा और कॉपर फ्री हो जाएगा। कॉपर के स्थान पे Fe आ जाएगा, Fe के स्थान पर कॉपर आ जाएगा, Cu आ जाएगा। तो देखिए FeSO4 ये रंगहीन फेरस सल्फेट बन गया और एक कॉपर फ्री हो गया। ये एक विलयन के फॉर्म में है, ये सॉलिड फॉर्म में है। तो ये था लोहे का चूरा और कॉपर सल्फेट के विलयन का रिएक्शन। अब आते हैं अगले अभिक्रिया में। फेरिक ऑक्साइड की एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया लिखनी है। फेरिक ऑक्साइड, फेरिक यानी Fe, ऑक्साइड यानी O। Fe की वैलेंसी 3 होती है, इसलिए O3 लिख दिया है। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, इसलिए 2 आ गया है। ये फेरिक ऑक्साइड है। अब एल्युमिनियम यानी कि Al है। अभी 2 कैसे आया ये मैं बाद में बताऊंगा, यहाँ Al लिख रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे रिएक्शन कैसे होगा, ये ठीक ऊपर वाले के जैसे रिएक्शन होगा। ये Fe की जगह पे Al आ जाएगा और Al के जगह पे Fe आ जाएगा। तो Fe की जगह पे Al आ गया, तो ये हो गया Al2O3, और यहाँ पर ये Fe आ गया। 2 कैसे आया वो हम बाद में समझेंगे। तो देखते हैं, चलिए अब इसे संतुलित करेंगे। यहाँ पर देखिए Fe2 है, देखिए यहाँ Fe एक ही था, तो इसलिए बैलेंस करने के लिए यहाँ भी 2 लिखना पड़ेगा, 2Fe। फिर ऑक्सीजन देखिए, यहाँ पर O3 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी 3 ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन संतुलित है। एल्युमिनियम देखिए, यहाँ पर 1 था, ये 2 तो बाद में आया है। एल्युमिनियम यहाँ पर 1 था, लेकिन यहाँ Al2 है, देखिए एल्युमिनियम 2 है, तो इसलिए संतुलित करने के लिए यहाँ Al के पीछे 2 लिखना पड़ता है। तो इस तरह से संतुलित रासायनिक समीकरण बनेगा। ये फेरिक ऑक्साइड, ये एल्युमिनियम, लोहा, और ये एल्यूमिना या एल्युमिनियम ऑक्साइड भी कहते हैं इसको, और इसके साथ ऊष्मा का निर्माण होगा। इसके बाद अगली रिएक्शन है एल्यूमिना यानी कि एल्युमिनियम ऑक्साइड का विद्युत अपघटन करने पर जो अभिक्रिया होती है वो लिखना है। तो एल्यूमिना का विद्युत अपघटन होता है तो एनोड और कैथोड, ये दो जगह पर अलग अलग रिएक्शन होती है।
एनोड यानी कि जो धनाग्र है वहाँ पर ऑक्सीजन के अणु आते हैं। वह ऑक्सीजन में ऋण 2 का आवेश होता है, क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इसलिए इसमें 2 माइनस इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके बाद में क्या होता है कि ऑक्सीजन ने यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया था, इसलिए इसके ऊपर 2 ऋणात्मक आवेश आ गए। अब इसका उल्टा होगा कि ये 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, सॉरी यहाँ पर ग्रहण किया था, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया था, इसलिए माइनस था। 2 माइनस इसमें आयन आ गए हैं, 2 ऋणात्मक आवेश आ गए हैं। अब ये यहाँ पर त्याग किया, ग्रहण किया था, इसलिए माइनस आया है। तो ये प्लस अगर कर दें, 2 इलेक्ट्रॉन प्लस कर दें तो ये ऑक्सीजन बन जाएगा, O2 बन जाएगा। तो देखिए ये O2। अब इसे बैलेंस करने के लिए यहाँ O2 है, इसलिए यहाँ भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। अब एक ऑक्सीजन का अणु 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, तो इसलिए यहाँ 2 ऑक्सीजन के अणु हैं, तो इसलिए यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ये इधर मैं प्लस लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये लेफ़्ट साइड में माइनस है, यानी इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है। क्यों त्याग हो रहा है? क्योंकि ये माइनस था। माइनस कब होता है? जब कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तब ऋणात्मक आवेश आते हैं, और जब वो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे तो फिर वो माइनस चला जाता है। इस तरह से एनोड पर अभिक्रिया होगी। फिर कैथोड का रिएक्शन देख लेते हैं। कैथोड पर, कैथोड यानी ऋणात्मक जो इलेक्ट्रोड है वो, वहाँ पर एल्युमिनियम के Al+ आयन वहाँ पर एकत्रित होंगे। अब Al3+ क्यों है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन त्याग किया हुआ है, इसलिए Al3+ है। एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, इसलिए 3+ लिख रहा हूँ मैं। तो अब इसने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है, इसलिए जब ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो इसका धनात्मक आवेश ख़त्म हो जाएगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करेगा, तो ग्रहण करने पे ये 3+ और 3- ये कैंसिल हो जाएगा, और एल्युमिनियम पिघली हुई अवस्था में प्राप्त होगा, इसलिए यहाँ लिक्विड लिखा हूँ। द्रव अवस्था में एल्युमिनियम प्राप्त हो जाएगा। फिर आते हैं अगले उप प्रश्न पर। जिंक ऑक्साइड को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में घोलने पर क्या होता है? तो ये जिंक ऑक्साइड है, ZnO सॉलिड फॉर्म में है, ठोस अवस्था में। HCl यानी कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो कि लिक्विड अवस्था में है, द्रव अवस्था में, उसके साथ अभिक्रिया करानी है। ये 2 कैसे आया मैं बाद में समझाऊंगा आपको। अब होगा कैसे ये रिएक्शन? देखिए, किसी भी यौगिक में पहला प्लस होता है, धन आवेश होता है, फिर माइनस है। Zn धन आवेशित है, O- है, ऐसे H+ है और Cl- है। तो इसका प्लस इसके माइनस से जुड़ता है। Zn Cl के साथ जुड़ेगा और H O के साथ जुड़ेगा, तो Zn Cl के साथ जुड़ गया और H O के साथ जुड़ गया। अब Zn जिंक की वैलेंसी 2 होती है, इसलिए यहाँ पर 2 लिखना पड़ेगा। क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है, इसलिए जिंक 1 ही रहेगा। ऐसे हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, इसलिए ऑक्सीजन 1 रहेगा, जबकि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, इसलिए हाइड्रोजन के नीचे 2 लिखना पड़ेगा। अब ये द्रव अवस्था में है, पानी है, इसलिए लिक्विड। ये विलयन है, विलयन की अवस्था में, इसलिए जिंक क्लोराइड, ये एक्वस लिखना पड़ेगा। अब इसे संतुलित करेंगे। Zn देखिए, लेफ्ट साइड में जिंक एक ही अणु है और राइट साइड में भी जिंक का एक ही अणु है, तो जिंक यहाँ संतुलित है। ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है लेफ़्ट साइड में, यहाँ पर भी 1 है, तो ऑक्सीजन भी संतुलित है। हाइड्रोजन यहाँ पर 1 है और ये, लेकिन ये साइड में 2 हाइड्रोजन है, इसलिए हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो 2 हाइड्रोजन हो गया, लेकिन साथ ही क्लोरीन भी 2 हो गया, क्योंकि ये 2 हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों के साथ जुड़ा हुआ है। तो हाइड्रोजन तो संतुलित हो गया, क्लोरीन यहाँ 2 हो गया है, तो राइट साइड में भी देखिए क्लोरीन 2 है, तो क्लोरीन भी संतुलित हो गया। इस तरह से ये संतुलित रासायनिक अभिक्रिया बनती है और ये आपका तैयार हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 साइंस 1 का 8वें चैप्टर का क्वेश्चन 9 तैयार हो गया है।
आप लोग इसे तैयार करिए अच्छे से, कहीं कोई डाउट हो पूछ सकते हैं, और इसे लिख करके तैयार करके मुझे शेयर करिए। जो आगे का जो भाग है क्वेश्चन, इस चैप्टर का स्वाध्याय का जो अगले क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको अगले वीडियो में यानी कि कल शेयर करूँगा। धन्यवाद।